So next we are discussing is example of NCERT states of matter. सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2 is given which of the following property of water can be used to explain the spherical shape of raindrop. So spherical shape of raindrop is explained by surface tension. ठीक है, तो स्फेरिकल शेप ऑफ रेनड्रॉप इज सरफेस टेंशन. बताया था सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस बनेगी वो मिनिमम सरफेस एरिया की बनेगी और मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, इसलिए स्फेरिकल शेप आती है. तो इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. It's given interaction energy of London forces inversely proportional to 6 power of the distance between the two interacting particles, but their magnitude depends upon. तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैंने आपको बताया था वन टू वन फोर्सेस डिपेंड करते हैं मास और सरफेस एरिया पे. तो चार्ज ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल, मास ऑफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डाइपोल ऑफ द पार्टिकल्स. तो ये बेसिकली मास के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा. फोर्थ वाले केस में देखो मास और सरफेस एरिया होता है, बट इसमें एक टर्म लिख दिया ना इसने पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल. ये बेटर ऑप्शन हो गया. एक्चुअली में पोलराइजेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज कोर है और इलेक्ट्रॉन इसकी सर्कमफ्रेंस में है. दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन है. तो उसमें क्या होता है कि जो पोलराइजेशन हो रहा है ना प्लस माइनस चार्जेस का, इसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम करने शुरू कर जाते हैं. तो उसका बेस्ट ऑप्शन अगर लिखना है तो 3 लिखना है. ऑल्दो वन टू वन फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू मास एंड सरफेस एरिया होता है. अगर जनरलाइज मोड में लिखना है, अगर इसमें ऑप्शन 3 नहीं होता तो उसका आंसर 2 लिखना बेटर हो जाता, क्योंकि वन टू वन फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास एंड सरफेस एरिया होते हैं. बट अगर लंडन फोर्सेस के लिए प्रॉपर टर्म लिखना है तो ये एक्चुअली में पोलराइजेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो इसके टर्म में लिख लो पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है डाइपोल डाइपोल फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पजेस परमानेंट डाइपोल एंड्स टू द डाइपोल पजेस पार्शियल चार्जेस. द पार्शियल चार्जेस इज, तो अगर पार्शियल चार्ज होगा तो हमेशा जो एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा उससे कम होगा. तो लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. पार्शियल का मतलब क्या होता है? कम. तो आपको बताया था मैं, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है चार्ज क्वांटाइज होने की वजह से. ये वैल्यू इतने जूल्स होती है. तो अगर पार्शियल चार्ज होगा तो पार्शियल चार्ज विल बी लेस देन ई. उसको आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, अभी आप समझ जाओगे. आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ाया था तो बताया था जैसे HF बॉन्ड है, तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका पार्शियल नेगेटिव, उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है. तो अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट सेंटर में होता तो कोई चार्ज नहीं होता. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया तो चार्ज किस पे आ गया? फ्लोरीन पे. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे आ रहा है तो ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम आएगा. सो लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, समझ गए? पार्शियल चार्ज विल बी लेस देन द यूनिट चार्ज. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12. 12 में लिखा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. हाउ विल द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विल अफेक्ट बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ये भी समझाया था मैंने आपको. टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमोलिकुलर फोर्स, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो बढ़ जाएगी, तो उस पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का इम्पैक्ट कम होने लगेगा. तो इससे विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेरीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करता है, तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगी, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करेगा. इस वाले क्वेश्चन का नंबर 12 का आंसर 3 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर 2 हो जाएगा. ठीक है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करते हैं. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20. 20th में लिखा है द बिहेवियर ऑफ मैटर इज डिफरेंट स्टेट इज गवर्न्ड बाय द वेरियस फिजिकल लॉज. According to you, what are the factors that determines the states of matter? States of matter डिसाइड करने के लिए हम लोग कौन सा फैक्टर यूज करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस. तो सबसे आसान तरीके हैं हमारे पास चेक करने के लिए. ठीक है ना. तो अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर डिसाइड करना है तो अगर कॉमन टर्म जिससे चेक करना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. और अगर पैरामीटर से चेक करना है तो प्रेशर और टेम्परेचर से डिसाइड करते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनमें से कोई एक टर्म देख लो, तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या आएगा. अदरवाइज अगर वेरिएशन स्टडी करना है तो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर. स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर.
ये चीज़ तो आपने 9th 10th क्लास में भी सीखा होगा। स्टेट ऑफ मैटर चेंज कराने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर से चेंज करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, और प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर से बढ़ाने से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ चलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाना है तो उसका रास्ता क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करो, और इधर से इधर की तरफ जाना है तो प्रेशर इंक्रीज करो। और तो इसमें गैसेस के केस में याद रखना है कि टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, गैस जो है लिक्विफाई नहीं करेगी। आप चाहें तो शेप और वॉल्यूम से भी डिफाइड कर सकते हैं, इंडेफिनिट शेप, इंडेफिनिट वॉल्यूम गैसेस स्टेट, इंडेफिनिट शेप डेफिनिट वॉल्यूम लिक्विड स्टेट, डेफिनिट शेप डेफिनिट वॉल्यूम सॉलिड स्टेट। तो वॉल्यूम और शेप के साथ भी आप स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, यूज द इंफॉर्मेशन एंड डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ए टू सी। तो देखो 21 में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑप्शन दे रखा है और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है। तो पहले पूछा व्हाट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल HF, HCl, HBr एंड HI। तो अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखेंगे तो HF के अंदर तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद HCl, HBr और HI के अंदर जो फोर्स होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl, HBr, HI के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में लिखा है लुकिंग द ट्रेंड्स एट द बॉइलिंग पॉइंट HCl, HBr, HI, एक्सप्लेन आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन फोर्सेस व्हिच रन इज प्रीडोमिनेंट हियर। तो यहाँ पे जो डोमिनेंसी आ रही है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की आएगी। अब बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे यहाँ पे HCl, HBr और HI है हमारे पास। इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 189 केल्विन, ये 206 केल्विन और ये दे रखा है 238 केल्विन। अब यहाँ से यहाँ की तरफ देखो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन चलेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट पार्ट चेक करेंगे, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईएस्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है और HCl के अंदर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर्ली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 गिवन वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज सेम फॉर ऑल द गैसेस, व्हाट इज इट फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 21 को ठीक से रेडी कर लेना, अच्छा सवाल है। 25 में देखो आपको R दे रखा है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन होता है। तो अगर इसका सिग्निफिकेंस समझाना है तो आप देखो यूनिट से समझा सकते हो। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। तो अगर हम 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो जो वर्क डन होगा वो R हो जाएगा। सो R इज वर्क डन by 1 mole gas by 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज। तो अगर 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन लिख दो, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन इज सेम थिंग। सो 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज R। आप उसको यूनिट से डिफाइन कर सकते हो। और R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है क्योंकि सारी गैसेस के लिए सेम वैल्यू फॉलो होती है। So value of universal gas constant is same for all gases and it is 8.31 joules per mole Kelvin। और आप इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे, it is work done by 1 mole of gas at 1 degree by 1 degree Celsius temperature change। तो अगर किसी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करोगे 1 मोल के लिए तो जो वर्क डन होगा दैट इज 8.31, तो उसी को हम लोग R बोलेंगे। Then comes question number 27। 27 लिखा था magnitude of surface tension of liquid depends on the attractive forces between the molecules। Arrange the following in the increasing order of the surface tension। तो देखो हमारे पास 3 सब्सटेंस है, एक वाटर है, एक अल्कोहल है और एक हेक्सेन है। तो वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड
और हेक्सेन के अंदर होगा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे सरफेस टेंशन का ऑर्डर लिखेंगे तो वाटर के लिए हाईएस्ट होगा, देन इट इज अल्कोहल, देन इट इज हेक्सेन। So water, alcohol and hexane, this will be the order. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30th क्वेश्चन पूछा, नेम द टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन HF मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट। तो देखो HF के अंदर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसको हम लोग ऐसे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिख सकते हैं। तो उसमें दो इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करेंगे, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक काम करेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दो तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करेंगे HF में, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइपोल। ऑल्दो डोमिनेटिंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पे, बट अगर कंपेयर करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दिखा है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस एंड ऑब्जर्व्ड प्रेशर in real gas is given by P ideal is equal to P real plus AN square by V square. If the pressure is taken in Newton per meter square, number of moles, volume meter cube, calculate the unit of A. And what will be the unit of A when pressure is atmosphere, volume is in decimeter cube. तो उसमें देखो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की वही यूनिट होगी जो यूनिट ऑफ प्रेशर होगी। क्योंकि आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीखा हुआ कि कोई भी दो यूनिट तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम यूनिट्स में हो। तो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की यूनिट वही होगी जो यूनिट ऑफ प्रेशर होगी। तो अगर हमें यहाँ से यूनिट ऑफ ए निकालना है तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब तो उसका स्क्वायर, और नीचे मोल्स का स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये यूनिट आ जाएगी सॉल्व होके न्यूटन मीटर पावर 4 बाय मोल स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन में उसने बोला हुआ है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर इंटू डेसीमीटर क्यूब पावर 2 बाय मोल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब की जगह डेसीमीटर पावर 6 हो जाएगा बाय मोल स्क्वायर। ये आपकी यूनिट्स हो गई, ये आपकी यूनिट ऑफ ए हो गई। 38 में देखो पूछा गया इफेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटेड बिटवीन इट्स पार्टिकल, व्हाट विल हैपन इफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो देखो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज करेगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होने लगेगा। तो इसका रिजल्ट आएगा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोर का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोबार्स का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। अब आप क्वेश्चन नंबर 41 में मैच करा लो। तो लिखा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, आइसोकोर हो गया। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म हो गया। और जो आइसोथर्म है वही कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो AMB हो गया। तीसरे केस में लिखा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आइसोबार हो गया क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर ए बी, थर्ड का आंसर डी। कांस्टेंट टेम्परेचर का भी आइसोथर्म इज सेम थिंग। फोर्टीथ क्वेश्चन में देखो आंसर लिख लो उसका। फर्स्ट पार्ट में पूछा इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ रियल गैस विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर रीजन में आपको पता है किसी भी रियल गैस के लिए Z लेस देन 1 होता है। दूसरे केस में देखा है इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ रियल गैस विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर कंडीशन में Z ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ऑल्दो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में डिफरेंट होता है, बट हम टिपिकल रियल गैस के लिए लिखते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में बोला है मार्क द प्रेशर
एंड वॉल्यूम बाय ड्राइंग द लाइन एट द पॉइंट वेयर रियल गैस बिहेव्स आइडियली। तो देखो रियल गैस और आइडियल गैस का ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है जहाँ पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर दिखाएगा, वो ये कंडीशन आएगी। दिस द कंडीशन वेयर रियल गैस बिहेवियर विल शो आइडियल बिहेवियर। तो ग्राफ पे आपको ये चीज़ बना देनी है। तो इस पोजीशन में आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर वेयर रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली। इस चीज़ को लिख सकते हो एट बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली। पूरी कंडीशन लिखनी है, अदरवाइज लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन में आइडियल बिहेवियर आता है। और यस आपको देख के मार्क करना है, तो जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वही पॉइंट है जहाँ पे रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से मैच कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. It's given three states of matter are the result of balance between intermolecular forces and thermal energy of the molecule. करेक्ट है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स डोमिनेट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, सॉलिड स्टेट रहेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो गए, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, गैसेस स्टेट होगी। और इसमें थर्मल एनर्जी का भी रोल है। अगर गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, अगर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो दूर दूर रहना चाहेंगे, मतलब गैसेस स्टेट की तरफ चलेगा। और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो मॉलिक्यूल्स पास पास रहना चाहेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट की तरफ चलेगा। अगले स्टेटमेंट में लिखा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब फर्स्ट वाला पार्ट आंसर लिखेंगे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट की तरफ चलेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी यानी हीट कर रहे हो आप तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो गैसीय स्टेट की तरफ चलेगा। तो इन दोनों का बैलेंस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बैलेंस से डिसाइड होता है कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर अचीव होगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखो। 48 में लिखा है क्रिटिकल टेम्परेचर liquid passes into gaseous state imperceptibly and continuously। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप जानते हो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों एक ही बात हो जाती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक ही पॉइंट होता है जिसपे लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड गैसियस फेज इज इक्वल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। इज इक्वल एट क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। स्टेटमेंट थोड़ा फॉल्टी है, सही कर लो। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस फेज इज इक्वल एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड फेज और वेपर फेज एक ही पॉइंट पे एक साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो एट टी सी लिक्विड एंड वेपर एक ही पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है एट सेम पॉइंट। तो अगर एट सेम पॉइंट होगा तो इनकी डेंसिटी और इनका बिहेवियर सब एक जैसा होगा। दैट्स वाई इसमें जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस इनटू गैसियस स्टेट imperceptibly एंड continuously। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस फेज इज इक्वल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, उसका भी आंसर 1 लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में लिखा था वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स एट टेम्परेचर इज शोन इन फिगर 5.6। कैलकुलेट ग्राफिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड ए एंड बी। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। तो देखो हमारे पास ये वाला ग्राफ है। तो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग 760 लेते हैं, जो डॉटेड लाइन बनाई हुई उसने। आपको इसके करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट वो होगा जिसपे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो। तो लिक्विड ए के लिए अगर बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे, ये लाइन ड्रॉ कर लो। समझ आया? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो बस यहाँ से। ये देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। दिस भी स्केल के हिसाब से देख लो, तो मेरी समझ से 312 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद लिक्विड बी के लिए यही चीज़ चेक करोगे। ये लगभग लगभग 313 से 5 आगे ले लो, 338 हो गया। इसका लिक्विड सी के लिए यही चीज़ प्लॉट करोगे। समझ गया ना टेक्निक? बताओ आपको स्केल लगा के बस प्रॉपर ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप थोड़ा सही से करिएगा, मेरे केस में थोड़ी लाइन आगे पीछे भी हो सकती है। आप प्रॉपर स्केल लगा के लाइन ड्रॉ करिएगा तो आपको सबके बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, तो सबके बॉइलिंग पॉइंट देखो आपको पता चल जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर हो गया, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर हो गया,
इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये टेम्परेचर हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, ये मैंने चारों टेम्परेचर मार्क कर दिए। दूसरे पॉइंट में लिखा है इफ वी टेक लिक्विड सी इन अ क्लोज वेसल एंड हीट इट कंटिन्यूअसली एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बॉयल। अभी बॉइलिंग पॉइंट हम लोग निकाल लिया, लिक्विड सी का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर कर दिया है, तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट आ गया इसका 313 से 2 स्केल पीछे कर दो, यानी कि 351 केल्विन हो जाएगा। अगले पॉइंट में लिखा है हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो से 60 mm मर्करी एट व्हाट टेम्परेचर लिक्विड डी विल बॉयल। अब एक्सटर्नल प्रेशर अगर 60 mm मर्करी हो गया, अब 60 mm के मर्करी के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये 60 mm के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोगों ने, ये बार स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ग्राफ डी देखो कहाँ कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे, उसके करस्पॉन्डिंग देखो कितना टेम्परेचर है 313 केल्विन। तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना होता है। इसका लास्ट पार्ट में पूछा है प्रेशर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग ऑफ फूड एट हिल स्टेशन, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर व्हाई इज इट सो। तो प्रेशर कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर हाई हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर जाता है। तो 1 by 1 आंसर लिख लो। कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना पहले सवाल का। तो 1 by 1 अगर आंसर लिखें तो सबसे पहले अगर हम सबके बॉइलिंग पॉइंट मार्क करेंगे तो लिक्विड ए के लिए बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 312, लिक्विड बी के लिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा बन रहा है दिस इज 338, नहीं मतलब 10 यूनिट बढ़ा दिया ना, 343, 343। इसके बाद लिक्विड सी के लिए एक चीज़ चेक करेंगे तो लिक्विड सी के लिए बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है आपका अराउंड 343, 44, 45, 46, तो 346, और लिक्विड डी के लिए ये चीज़ आ रही 373। इसके बाद दूसरे पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि सेकेंड पार्ट में पूछा है लिक्विड टेक्स क्लोज वेसल हीट इज कंटीन्यूअसली व्हाट टेम्परेचर इट विल बॉयल। लिक्विड सी का बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा गया है तो वही 346 केल्विन ही हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है कि अगर हम 60 mm प्रेशर पे डी का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो 313 केल्विन हो गया। और फोर्थ पार्ट में मैंने बताया कि प्रेशर कुकर के लिए एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करा देते हैं हम, तो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है, तो कुकिंग इजी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। 55 में लिखा है आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज शोन इन द फिगर 5.7, मार्क अ पाथ फॉर चेंज द गैस इनटू लिक्विड सच दैट only one phase that is either gas or liquids exists at a time during the change. Explain how the pressure, volume and how the temperature, volume and pressure should be changed to carry out such change. तो देखो आपको पता है कि लिक्विड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाना है तो उसका एक ही पॉइंट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम केवल एक पॉइंट पे मिलता है, बाकी सब जगहों पे गैप में मिलता है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा पहले आपको स्टेट समझाऊं तो जैसे ग्राफ में जो डीसी सेक्शन बना है वो लिक्विड स्टेट रिप्रेजेंट करता है, जो सीबी सेगमेंट बना है ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इस पाथ से जाएंगे और बीए वाला जो पाथ है वो गैसियस स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम इस पाथ से चलेंगे तो हमें तीनों स्टेट ऑफ मैटर नहीं मिलेंगे, बीसी वाले पार्ट में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम दोनों साथ साथ मिलेंगे। तो ऐसा हम केवल एक पॉइंट पे कर लें तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऐसा हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम is only at a point, तो उसके पहले गैसियस स्टेट और बाद में लिक्विड स्टेट होगी। तो यानी कि हमें इसमें पाथ जो फॉलो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, पहले हम जाएंगे, अगर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ आपके लिए, लेट से x, तो हमारा पाथ होगा x से E होते हुए h की तरफ चले जाएंगे। तो जो x है वो गैसियस स्टेट है और h जो है वो लिक्विड स्टेट है। E पे लिक्विड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम है, तो दैट इज द यूनिक पॉइंट। तो अगर हमने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कर लिया तो उसने पूछा ये कंडीशन अचीव कैसे होगी, तो उसको अचीव करने का क्या करेंगे होगा, टेम्परेचर इक्वल टू टीसी करेंगे और प्रेशर इक्वल टू पीसी कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि वैल्यूज के हिसाब से अगर लिखेंगे तो 73 एटमॉस्फेयर अप्लाई कर देना है और उस कंडीशन में वीसी की वैल्यू आपको लिख देनी है, नीचे लिखी हुई है, तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वीसी हो जाएगा।
So like that you can convert liquid state directly into gaseous state. ओनली कन्वर्टिंग पॉइंट एक पॉइंट होगा जहाँ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा और फिर हमारा लिक्विड जो है वो पूरी तरह से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल.